हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम जो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा चल रहा है, तीसरा लेक्चर चल रहा है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर को प्रोवाइड कर दिया हूँ। पहला लेक्चर जो था हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में थे, एंड जो सेकेंड लेक्चर था हमारे वो टाइप्स ऑफ सीड के बारे में थे। इसके बाद हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में है। तो देखते हैं सबसे पहले बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक क्या है। मूल केंद्रक बीज यानी कि जो न्यूक्लियस सीड होता है, प्रजनक बीज, आधारी बीज व प्रमाणित बीज। देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक जो तकनीकी है कोई भी हमारा जो सीड होता है वो सबसे पहले वो न्यूक्लियस सीड होता है। उस न्यूक्लियस सीड के बाद क्या होता है हमारा वो ब्रीडर सीड बनता है। और ब्रीडर सीड के बाद हमारा क्या बनता है, फाउंडेशन सीड बनता है। और फाउंडेशन सीड के बाद हमारा बनता है रजिस्ट्रेड सीड यानी पंजीकृत बीज। उसके बाद हमारा बनता है प्रमाणित बीज। और इसके बाद प्रमाणीकृत बीज के बाद हमारा बनता है ट्रूथफुल्ली लेबल्ड सीड। ये हमारे 6 टाइप्स मोस्टली हमारे होते हैं सीड के। तो इसी प्रकार से हमारा किसी बीज की उत्पादन किया जाता है। देखते हैं आइसोलेशन सबसे पहले क्या होता है। तो आइसोलेशन में देखा जाए तो भौतिक और आनुवंशिक जो संदूषक होते हैं, हमारे संदूषण के स्रोतों से जो बीज फसल को पृथक रखकर बोना या उगाना पृथक्करण कहलाता है। यानी देखिए भौतिक और आनुवंशिक संदूपण के स्रोतों से बीज फसल को पृथक रखकर जब हम इसको उगाते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए भौतिक और हमारी आनुवंशिक संदूषक यानी कि कोई भी इसमें चेंजेस ना आए, यानी भौतिक और फिजिकल रूप से यानी कि फिजिकल और जेनेटिक रूप से कोई भी चेंजेस ना आए, इसलिए एक सीड को क्या करते हैं, दूसरे सीड एक सीड को ऐसी निश्चित दूरी पर ग्रो करते हैं जिससे क्या है उनके बीच में कोई भी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी में बदलाव ना आए। इसी को बोलते हैं आइसोलेशन या फिर आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। तो आइसोलेशन डिस्टेंस में क्या होता है, संदूषण और बीज फसल के बीच निर्दिष्ट दूरी रखने को पृथक्करण दूरी कहते हैं। कुछ फसलें हैं हमारी, उसके बाद इसके फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड के फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के हमारे इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस दिए गए हैं। तो क्या क्या है सबसे पहले समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले हमारा है गेहूं, जौ, मूंगफली, चावल, जई, सोयाबीन। तो गेहूं और जौ, मूंगफली, चावल, सोयाबीन का जो फाउंडेशन सीड का जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो 8 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड सीड का 3 मीटर होता है। कितना होता है, 3 मीटर होता है। ओके, इसके बाद अगला है मूंग, मसूर, उड़द, टमाटर। तो इसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो फाउंडेशन सीड में वो 20 मीटर होता है और सर्टिफाइड सीड में 10 मीटर होता है। चने की मैं बात करूँ तो चने में फाउंडेशन सीड का जो आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है 10 मीटर होता है और सर्टिफाइड सीड का 5 मीटर होता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा है जैसे ग्वार, चौला, अलसी, टमाटर, मेथी। तो इसका जो आइसोलेशन जो डिस्टेंस होता है वो 50 मीटर और 25 मीटर इसका सर्टिफाइड डिस्टेंस होता है। ओके, अगला है कपास। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे आइसोलेशन डिस्टेंस दिए गए हैं। तो अगर जब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि जैसे गेहूं का पूछ सकता है, धान का पूछ सकता है, मटर का पूछ सकता है। तो ऐसे ही लगभग कुछ पूछ सकता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। इसके बाद अगला आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है जीवित बीज को अंकुरण की सभी दशाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी वह उग नहीं पाता है। बीज की इस दशा को सुषुप्तावस्था या फिर सीड डोरमेंसी कहते हैं। यानी कि कोई हमारा सीड है, उसमें सीड के लिए जितने भी आवश्यक कंडीशनें होती है हमारी, ओके, आवश्यक जितने भी कंडीशनें होती है वो सब मिलता है, फिर भी वो सीड क्या हो रहा है, वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। इसी को बोलेंगे सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी को नष्ट करने के उपाय, तो डोरमेंसी को नष्ट करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। जैसे हमारा आता है स्केरिफिकेशन यानी खुरचना। क्या आता है, स्केरिफिकेशन यानी खुरचना आता है। दूसरा हमारा आता है
स्ट्रेटिफिकेशन। तो खुलिसने में क्या करते हैं, सीड को हम किसी यंत्र के माध्यम से या फिर किसी पक्के या फिर छत पर क्या करते हैं, हम बीज को हल्का हल्का ऐसे दरारे मतलब हाथों के माध्यम से उसको हम रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डोरमेंसी होता है वो नष्ट हो जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, बीजों की इस स्टेज में डोरमेंसी तोड़ने के लिए बीजों को 2.8 डिग्री -2.8 डिग्री पर 12 से 24 घंटे पर रखते हैं। अगला आता है केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट में जैसे हमारा आता है पोटेशियम नाइट्रेट 0.2% का यूज करते हैं। ओके, जिब्रेलिन एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, जैसे 500 ppm का यूज करेंगे। और थायो यूरिया का हम इस्तेमाल करते हैं 0.1%। इसमें 5 दिया गया लेकिन 0.1% का हम थायो यूरिया का हम यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा है डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीड और ग्रेन में कुछ डिफरेंट होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जो सीड होता है, सीड जो हमारा होता है लैंगिक जनन द्वारा पौधे का कोई भी भाग, तना, पत्ते, जड़ सम्मिलित होता है सीड में, जबकि ग्रेन में केवल खाद्यान्नों के लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीज ही रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो सीड होता है उस सीड में लैंगिक जनन द्वारा पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, लेकिन जो ग्रेन होता है, ग्रेन में लैंगिक जनन द्वारा प्राप्त जो बीज होते हैं वही हमारा ग्रेन यानी दाना कहलाता है। अगला देखते हैं सीड में। तो सीड मुख्य रूप से अनाज के उत्पादन के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, जबकि अनाज मुख्यतः जो हमारे ग्रेन होते हैं, अनाज मुख्यतः खाद्य पदार्थों हेतु रोजमर्रा की पूर्ति हेतु इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अनाज को केवल पौष्टिकता का ही महत्व दिया जाता है। बीजों को बोने के लिए उपचारित करते हैं, इसमें खाने के उद्देश्य से उपचारित नहीं करते हैं। देखा जाए तो बीजों को बोने के लिए इसको उपचारित करते हैं, जबकि खाने के लिए हम इसको उपचारित नहीं करते हैं। दाना। टाइप्स ऑफ सीड अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। तो सीड को अगर रिप्रोडक्शन के बेस पे बांटा जाए तो हमारे 2 प्रकार के सीड होते हैं, जिससे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इस श्रेणी में जो बीज निषेचन के पश्चात भ्रूण के विकास को बढ़ाता है या उत्पन्न करता है, वे लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीज कहलाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कभी कभी नेक्स्ट क्रॉप्स ग्रोविंग के लिए सीड के अलावा अन्य प्लांट मटेरियल्स, इसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इट्स प्रयोग में लाई जाती हैं, तो वह सीड हमारा क्या कहलाता है, असेक्सुअल सीड हमारा रिप्रोडक्टिव सीड कहलाता है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स, राइजोम्स, ट्यूबर, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारे आएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगला हमारा आता है, अगला हम देखते हैं, तो अगला हमारा आता है स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग भी करते हैं, ये भी हमारा आता है किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा आता है। अगला और देखते हैं, तो अगला हमारा होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ सीड। तो सीड को जैसे हम माइक्रोबायोटिक सीड होते हैं, मेजोबायोटिक सीड होते हैं, मैक्रोबायोटिक सीड होते हैं, तो इन बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीड में हम जैसे हमारा आता है माइक्रोबायोटिक सीड। तो बायोटिक सीड क्या होता है, ऐसे बीज जिनकी आयु लगभग 3 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे जैसे मालवेसी फैमिली के हमारे मेंबर जो होते हैं, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, और साथ ही साथ लेग्यूमिनेसी की, इनकी जो आयु होती है वो 3 वर्ष होती है। तो ये सब जो क्रॉप्स हमारे होते हैं वो हमारे कहलाते हैं माइक्रोबायोटिक सीड कहलाते हैं। और मेजोबायोटिक सीड में जिनकी आयु 3 से 15 वर्ष या फिर इनसे अधिकतर होती है, तो इनको हम मेजोबायोटिक सीड बोलते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम बीज आते हैं, यानी अधिकतम फसलें आती हैं। अगला हमारा आता है मैक्रोबायोटिक सीड। तो मैक्रोबायोटिक सीड में लगभग 15 से 100 वर्षों और कभी कभी इससे भी अधिक हमारे जो बीज होते हैं वो चलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैक्रोबायोटिक सीड। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि माइक्रोबायोटिक सीड क्या होता है। माइक्रोबायोटिक सीड में जो बीज होते हैं लगभग अपने
एक बार उनके द्वारा उपयोग करने से लगभग 3 वर्ष तक ये चल जाते हैं। और इसके अंतर्गत मालवेसी और लेग्यूमिनेसी के कुल के जितने भी मेंबर हमारे जितने भी क्रॉप्स आते हैं वो सब सम्मिलित होते हैं। जबकि मीजोबायोटिक में हमारे लगभग 3 से 15 वर्ष या फिर इनमें अधिकतर बीजों की श्रेणी आती है। और हमारा मैक्रोबायोटिक में लगभग 15 से 100 वर्षों से भी अधिक हमारे बीज की जीवन क्षमता होती है। ओके। और लगभग मीजोबायोटिक में जो होता है लगभग 3 से 15 वर्ष तक ही होता है। अगला हम देखेंगे ऑर्थोडॉक्स सीड क्या है। तो ऑर्थोडॉक्स जो हमारा सीड होता है, इस वर्ग के बीजों में उपस्थित नमी अंश को उनकी जीवन क्षमता में कमी किए बिना 5% अथवा इससे कम किया जा सकता है तथा ये बीज अवशीतन भी सहन कर सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। जिस एग्जांपल के लिए फसली हमारे जो पौधे, यानी जो हमारे ऑर्थोडॉक्स सीड जो हमारे होते हैं, इस प्रकार के जो बीज होते हैं, इनमें जो नमी होती है, नमी को उनकी जीवन क्षमता में कमी किए बिना लगभग 5% या अथवा इससे कम किया जा सकता है इस प्रकार के सीड में। ऐसे सीड जिनमें हम लगभग उनकी जीवन क्षमता में कमी किए बिना लगभग उस नमी को 5% कम कर सकते हैं, उसी को ऑर्थोडॉक्स सीड बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी क्रॉप्स वाले जो प्लांट्स है वो सभी हमारे ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं। तो अगला हमारा है एक मिनट